मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 4 CC9 में लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य या FM मार्क्स के शब्दों में प्रशासी राज्य में लोक प्रशासन का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। आज प्रशासन असीमित शक्तियों एवं सत्ता का भंडार है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इन शक्तियों को नियंत्रित किया जाए। जैसा कि LD वाइट ने लिखा है, पावर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिक्वायर्स कंट्रोल एंड ग्रेटर द पावर द मोर द नीड फॉर कंट्रोल। अतः लोक प्रशासन पर निम्नलिखित 4 प्रकार के नियंत्रण पाते हैं। पहला, जनता द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण। दूसरा, विधायी नियंत्रण। तीसरा, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण एवं चौथा, न्यायिक नियंत्रण। अब मैं आपको विधायी नियंत्रण पर कुछ विस्तार से बता रही हूँ। LD वाइट के अनुसार अधिकारियों एवं उनके कार्यों पर बाहरी औपचारिक नियंत्रण 2 मुख्य संभागों के अंतर्गत आता है। एक तो विधायिका द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण एवं दूसरा न्यायालय द्वारा नियंत्रण। विधायी नियंत्रण का उद्देश्य है कार्यपालिका के खर्च एवं उनकी नीतियों पर नियंत्रण रखना। विशेषकर संसदीय शासन व्यवस्था में विधानमंडल का संपूर्ण प्रशासन पर शक्तिशाली नियंत्रण होता है, परंतु अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के कारण विधायी नियंत्रण सीमित प्रभाव का होता है। विधायी नियंत्रण के साधन। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण उपकरण हैं। पहला, राष्ट्रपति का भाषण। संसद का प्रत्येक नया अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ होता है। सामान्यतः यह भाषण सरकार की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों से संबंधित होता है। सदस्यों को 4 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति के भाषण पर वाद विवाद तथा आलोचना करने के लिए। इस प्रकार सरकार एवं प्रशासन पर सदस्य राष्ट्रपति के भाषण के द्वारा नियंत्रण संपादित करते हैं। दूसरा, प्रशासकीय नीति का निर्धारण। दरअसल व्यवस्थापिका ही प्रशासकीय नीति का निर्धारण करती है, जिसके अनुसार लोक प्रशासन अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है, परंतु आधुनिक प्रशासन न केवल नीति कार्यान्वयन करता है बल्कि वह नीति निर्धारण भी करता है। तीसरा, बजट पर चर्चा। बजट बनाना मुख्य निष्पादक का कार्य है, उसका अनुमोदन संसद का कार्य है। ऐसे अवसर पर संसद सदस्य प्रशासन की आलोचना करते हैं और कटौती के प्रस्ताव पेश करते हैं। बजट प्रशासन पर प्रभावकारी नियंत्रण का प्रमुख उपकरण सिद्ध हुआ है। वित्त विधेयक पर बहस होने पर संपूर्ण प्रशासन पर सदस्यों को बहस का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष बजट प्रशासन पर प्रबल नियंत्रण का अभिकरण सिद्ध होता है। चौथा, प्रश्नकाल। संसद के सत्र काल में उसके प्रत्येक दिन का पहला घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है, जो प्रश्नों के लिए निश्चित रहता है। प्रतिदिन लगभग 30 मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है। प्रश्नकाल प्रशासन को सर्वदा चौकन्ना रखता है। प्रश्न विशेष के साथ पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सन 1967 में अमीन चंद प्यारेलाल के मामले पर यह प्रश्न पूछा गया कि इतनी सनसनी उत्पन्न हुई कि बुथलिंगम को जो उस समय वित्त सचिव थे हटना पड़ा। प्रश्न पूछना वास्तव में सच्चे प्रजातंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है, ऐसा विचार विलियम रॉबसन का है। 5वां, काम रोको बहस।
काम रोको प्रस्ताव भी दैनिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व में अति आवश्यक है। किसी विशिष्ट प्रश्न पर सदन में बहस आरंभ करने के लिए किया जाता है। काम रोको बहस के अंत में मतदान होता है। यह मतदान पर कड़ा नियंत्रण रखने में बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। छठा, अविश्वास का प्रस्ताव। इसे निंदा का प्रस्ताव, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। जब सरकार की पूरी नीति दोषपूर्ण हो जाती है और आपत्तिजनक हो जाती है तो विरोधी पक्ष अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। इसे पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संसद में नेहरू काल में सन 1962 में नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत हुआ था, पर यह पराजित हो गया। इंदिरा सरकार के शासनकाल में कई बार पेश किया गया, परंतु वह बार बार कागज़ तक ही सीमित रहा है। सातवां, विधेयक पर बहस। भारतीय संसद में 1951 में तीव्र विरोध के कारण हिंदू कोड बिल जैसा विधेयक वापस लिया गया था। उसी तरह 1967 में BHU बिल से हिंदू शब्द निकालने के प्रस्ताव पर भारी विरोध होने के कारण यह विधेयक वापस ले लिया गया। इस प्रकार विधेयक के विभिन्न वाचनों के द्वारा संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है और उसकी समस्त नीतियों पर आलोचना प्रस्तुत करती है। आठवां, संसदीय समितियां। मॉरिस जोन्स के अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, आश्वासन समिति, प्राक्कलन समिति, अधीनस्थ विधान समिति एवं सार्वजनिक उद्योग समिति आदि भारतीय संसद की ऐसी समितियां हैं जो प्रशासन पर नियंत्रण के साधन हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो भारत सरकार के विनियोजन लेखों का तथा उस पर महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का सूक्ष्म निरीक्षण करती है। 9वां, लेखा परीक्षण। भारत का महालेखा परीक्षण तथा महालेखा नियंत्रक लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। यह ठीक ही कहा गया है कि लेखा परीक्षण का भय सरकारी विभागों के सिर पर डेमोक्लिस की तलवार की भांति सदा लटकता रहता है। इस प्रकार मॉरिस जोन्स ने लिखा है, भारतीय संसद विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा भारतीय लोक प्रशासन पर विभागीय नियंत्रण संपादित करती है और मंत्रियों के माध्यम नौकरशाही को निरंकुश होने से रोकती है। विधायी नियंत्रण की सीमाएं। संपूर्ण लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है, परंतु जहां तक भारत का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के शक्तिशाली बहुमत के कारण यह भारतीय संसद में बड़ा ही सीमित प्रभाव का रहा है। व्यवहार में संसदीय नियंत्रण की 5 सीमाएं हैं। पहला, चूँकि संसद के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते, उन्हें प्रशासन का तकनीकी ज्ञान नहीं होता, वे लोक प्रशासन की रचनात्मक आलोचना नहीं कर पाते। दूसरा, संसद सदस्य प्रशासन को सुधारने के लिए आलोचना नहीं करते, परंतु अपने प्रसिद्धि और राजनीति से प्रेरित होकर आलोचना करते हैं। तीसरा, संसद सदस्य स्थानीय या क्षेत्रीय या प्रभावित हितों को ध्यान में रखकर प्रशासन की आलोचना करते हैं। चौथा, संसदीय नियंत्रण एक पक्षीय होता है, चूँकि सदस्यों को प्रशासकीय पदाधिकारी की आलोचना करने का अधिकार है, परंतु प्रशासकीय संसद में गुमनाम सिद्धांत से शासित होते हैं, जिसका अर्थ है वे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, चूँकि वे गैर राजनीतिक होते हैं। 5वां,
चूँकि मंत्रियों का नियंत्रण प्रशासकीय पदाधिकारियों पर नियुक्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि सभी पक्षों पर होता है, ऐसी परिस्थिति में संसदीय नियंत्रण का क्या औचित्य है। साथ साथ प्रशासक असाधारण एवं जटिल कार्य करता है, जिसे नियंत्रित करना व्यवस्थापिका के लिए संभव भी नहीं है। भारत में आपातकाल 1975-1977 में संसद की स्थिति बंदी की तरह थी और प्रशासन पर उसका नियंत्रण मात्र एक मखौल सिद्ध हुआ। जब नियंत्रण की आवश्यकता और अधिक थी, बिहार में प्रेस विधेयक पर 1982 में इतना हंगामा हुआ, पर विधायिका क्या कर सकी जनमत या जनहित को ध्यान में रखकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री A.R. अंतुले, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, व्यवस्थापिका या भारतीय संसद के चिल्लपों से नहीं हटे, पर जस्टिस लेंटिन के निर्णय से हटे सीमेंट कांड के कारण। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि व्यवहार में संसदीय नियंत्रण इतना प्रभावशाली नहीं है जितना सिद्धांत में यह दिखता है। नमस्कार, आज मैं अपनी यहाँ व्याख्यान यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक लेकर फिर से आपके पास आऊँगी। थैंक यू।